नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज सुबह रविवार की प्यारी प्यारी सुबह हो रही है। सवेरा धीरे धीरे फूल रहा है या बहुत ही सुंदर खुशबू को गुंजार कर रहा है। ऐसे में जब घड़ी ठीक 7:30 बजा रही है, आपके समक्ष मैं उपस्थित हो गया हूं हिंदी की बड़ी ही प्यारी क्लास लेकर के, जहां पर हम 3 टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं, जिसमें भाषा एवं बोली है, साथ में लोकोक्ति एवं मुहावरे हैं और विलोम शब्द हैं। कुल मिलाकर के 150 से भी ज़्यादा यहाँ पर सवाल आज हमारे होने वाले हैं, तो आज हम थोड़ी सी स्पीड से काम करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल के माध्यम से बताने का प्रयास करें, क्योंकि जो आनंद आपकी स्माइल देखने में है वो शायद ही किसी और चीज़ को देखने में आता होगा। हाँ ठीक है, आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। बहुत बढ़िया दोस्तों, हर एक बच्चा अपनी प्यारी स्माइल दिखाए, क्योंकि देखो जिंदगी में समस्याएं या दुविधाएं या बाधाएं हमेशा आएंगी, प्रतिदिन आएंगी, रोज आएंगी, ऑन द डेली बेसिस आएंगी, परंतु उनको कैसे जीना है, उदास होकर के या गंभीर चेहरे से या हल्की हल्की मुस्कान वाले प्यारे से चेहरे से। तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा मुस्कान वाले चेहरे से। कितनी भी मुश्किल कंडीशन हो, हंसने का और मुस्कुराने का प्रयास करिए। ठीक है, क्या आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूं, संदीप सर की जो क्लास 4 बजे होती है, आज वो किसी अपरिहार्य कारण से, यानी कि ऐसा कारण जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, उसके कारण मेरी क्लास के तुरंत बाद, यानी कि हमने सोचा है कि 1 घंटे में हमारी क्लास हो जाएगी, और 1 घंटे में अगर हमारी क्लास मतलब हो जाएगी तो 8:30 बजे संदीप सर की क्लास लगी हुई है। तो आप 8:30 बजे उनकी क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अब हम टोटल आज तक 10 क्लास अपनी कर चुके हैं। अब इस क्लास के बाद 10 क्लास हो जाएंगी, और शाम के समय कोई स्लॉट उस तरह का मुझे दिखाई नहीं दिया है, तो ये क्लास कल 12 बजे। तो कल 12 बजे ये साहित्य वाली पहली क्लास, फिर परसों 12 बजे साहित्य वाली दूसरी क्लास, और बुधवार में आपकी अंतिम क्लास होगी पुरस्कारों की, पत्र पत्रिका की और विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो क्या आप रेडी हैं आज की शानदार क्लास के लिए? एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए, और फिर हम बहुत तरीके से फटाफट आज के सेशन को शुरू कर देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, थम्स अप नहीं आ रहे हैं तुम्हारे? हाँ, ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर भाषा एवं बोली, या भाषा और बोली, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द निर्मित है किस धातु से, यानी किस धातु से भाषा शब्द का निर्माण होता है? तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा कि भाष धातु से। कौन सी धातु से? भाष धातु। भाष धातु कौन सी धातु? भाष धातु से इसका निर्माण होता है, भाष धातु। आपके कमेंट रुक जाते हैं, कमेंट्स ऑफ नहीं, कमेंट्स ऑफ करके पता नहीं लगता है ना भाई। ठीक है, कौन सी धातु से? भाष धातु से भाषा शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाष धातु का अर्थ क्या है? भाष धातु का अर्थ क्या होगा? आपको बोलना पड़ेगा भाष धातु का अर्थ क्या होगा। तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना है कि भाष धातु का अर्थ है बोलना अथवा कहना। बोलना अथवा कहना, ये अर्थ निकलता है भाष धातु का, बोलना अथवा कहना, बोलना अथवा कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी, आदि जननी का मतलब है जहां से शुरू हुआ है सारा क्रम। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो आपको बोलना पड़ेगा हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से शुरुआत हुआ है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश का ही उन्नत रूप है अवहट्ट, और अवहट्ट से हिंदी। हिंदी की जननी कौन सी है? अगर आदि जननी पूछे तो अलग उत्तर आएगा, और हिंदी की जननी पूछे तो आपके सामने अलग उत्तर आएगा। तो हिंदी की जननी पूछे तो सीधे सीधे उसको बोलना है कि हिंदी की जननी है अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, और हिंदी की जननी अपभ्रंश आपको बोल देना पड़ेगा, अपभ्रंश। अगला हमारा, बौद्ध ग्रंथों की भाषा कौन सी है? बौद्ध ग्रंथ
ज्यादातर जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो आपको लिखना है पाली भाषा। कौन सी? पाली। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया है, पाली में। उसके बाद जैन ग्रंथों की भाषा, जैन ग्रंथों को कौन सी भाषा में यहां पर लिखा गया है? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि प्राकृत में। किसमें? प्राकृत में। जो प्राकृत है, प्राकृत में, प्राकृत में आपके जैन ग्रंथों को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का समय क्या है? यानी कि कब से कब तक संस्कृत का समय रहा, चाहे उसमें वैदिक संस्कृत हो चाहे उसमें लौकिक संस्कृत हो। तो आपको बोलना पड़ेगा कि 1500 ईसा पूर्व से। कब से? 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व का जो समय माना जाता है वो संस्कृत भाषा का समय माना जाता है। 1500 से 500। आप 1500 बीसी टू 500 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, 1500 से 500 बीसी। अगला, अपभ्रंश का समय बताओ। अपभ्रंश का समय कब तक, कब से कब तक माना जाता है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो समय माना जाता है प्यारे, वो माना जाता है 500 ईसा से, है ना, या 500 ईस्वी से, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कब तक? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसको एडी भी कह देते हैं, एनो डोमिनी कह देते हैं इसको। 500 एडी टू 1000 एडी, 500 से 1000 ईस्वी तक ये समय माना जाता है। अगला, प्राकृत का समय क्या माना जाता है? प्राकृत, ठीक है, प्राकृत का क्या समय माना जाता है? तो प्राकृत का समय आपका माना जाता है, मैंने जानबूझ करके इनको आगे पीछे रखा है, तो प्राकृत का समय माना जाता है आपका 1 ईस्वी से, 1 ईस्वी से, 1 ईस्वी से, 1 ईस्वी से और 500 ईस्वी। प्राकृत का समय कब माना जाता है? 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, 1 एडी, 1 एडी टू 500 एडी तक। उसके बाद पाली का समय कब से कब तक माना जाता है? पाली का, तो ध्यान रखना है कि संस्कृत के बाद तुरंत पाली है, तो 500 ईसा पूर्व से। कब से? 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक। कब तक? 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय माना जाता है किसका? पाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी का समय कब से कब तक माना जाता है? हिंदी का, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का समय कब से कब तक है। तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा, क्योंकि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय है, और हिंदी का जो आदिकाल है वो भी आपको पता है 1050 से 1350 तक माना जाता है। तो 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से अब तक का समय हिंदी का माना जाता है। हो सकता है यहां से कोई आगे और लैंग्वेज डेवलप हो जाए कोई, तो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। भारत की प्रथम देश भाषा बताओ फटाफट। हाँ, बहुत शानदार। भारत की प्रथम, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है पाली। क्या मानी जाती है? भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है पाली। पाली को प्रथम देश भाषा बोला जाता है। अगला, प्राचीनतम जनभाषा किसको बोला जाता है? प्राचीनतम जनभाषा किसको बोला जाता है? तो प्राचीनतम जनभाषा है प्राकृत। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है इसका। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, और प्राचीनतम जनभाषा जिसको लोग बोलते थे, सबसे पुरानी जनभाषा कौन सी है? तो आपको बोलना पड़ेगा प्राकृत है। अगला प्रश्न, हिंदी है भारत की क्या मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? तो आपको बोलना पड़ेगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। अगला, प्राकृत का प्राणिनी किसको कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा प्राकृत का प्राणिनि है हेमचंद्र, और इनका ग्रंथ कौन सा है? हेमचंद्र शब्दानुशासन। कौन सा है? हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है? ठीक है, अपभ्रंश शब्द का, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमको कहां पर देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है पतंजलि के, जो महर्षि पतंजलि हैं, तो महर्षि पतंजलि के ब्रह्म सूत्र में। किसमें? महर्षि पतंजलि के ब्रह्म सूत्र में। पतंजलि के ब्रह्म सूत्र में सबसे पहले, पतंजलि के ब्रह्म सूत्र में ये देखने को हमको मिलता है। ब्रह्म सूत्र नहीं, महाभाष्य में। महाभाष्य में। कहां पर? महाभाष्य में। ब्रह्म सूत्र नहीं,
महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है ना। ब्रह्मसूत्र नहीं, महाभाष्य, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। आगे, अपभ्रंश को अणा अणा भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को अणा अणा भाषा किसने कहा, ये बताएं। क्या बात, आंसर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। अपभ्रंश को अणा अणा भाषा किसने कहा? तो आपको बोलना पड़ेगा कि अपभ्रंश को अणा अणा भाषा कहने वाले हैं किशोरी दास वाजपेयी। कौन है? अणा अणा भाषा कहने वाले कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी ने अणा अणा भाषा का, नहीं रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा, किशोरी दास ने कहा है। किशोरी दास वाजपेयी ने यह काम किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कौन सा आ जाता है? अगला प्रश्न आ जाता है अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा या आभिरोक्ति, विभ्रष्ट भाषा या आभिरोक्ति किसने कहा है? अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा या आभिरोक्ति किसने कहा है? तो आपको बोलना पड़ेगा भरत मुनि। क्या बात, आज मामला कैसा हो रहा है तुम्हारा? आज क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ, आज ठंडे से कैसे पड़े हुए हो? आज ठंडे से कैसे पड़े हो? किस किस को क्वेश्चन पढ़े पढ़े से लग रहे हैं? किस किस को क्वेश्चन पढ़े पढ़े से लग रहे हैं और किस किस को लग रहे हैं ऐसे भाई ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन है? हाथ उठाना, किस किस को अलग अलग लग रहे हैं क्वेश्चन? हाँ, तो इस चैप्टर का रिवीजन कर लो ढंग से। अगर आपको पढ़े हुए नहीं लग रहे हैं तो ढंग से इस चैप्टर को एक बार देख लो। हाँ, वो तो मुझे पता लग ही रहा है, सभी ने हाथ उठा दिया है। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लो अच्छे से और मेरे साथ भी इसको देखते रहो। यहां पर ध्यान से, हिंदी में उपभाषाएं हैं कितनी? बताओ, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? क्विक, फटाफट आंसर करो। हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, 5 उपभाषाएं आपकी हैं। उसके बाद हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? ये चीज भी आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में बोलियां कितनी हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा हिंदी में कुल बोलियों की संख्या है 18। कितनी है? हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 बोलियां हैं हिंदी में। अभी हम आगे जाएंगे तो बताने का प्रयास करेंगे। बिहारी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको बोलना पड़ेगा बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। कौन से? मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास, तो पूर्वी हिंदी का विकास आपका किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास आपका हुआ है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, यह आपको ध्यान रखना है, अर्धमागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास, तो आपको बोलना पड़ेगा पहाड़ी हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से। किससे? शौरसैनी से। और कहीं कहीं पर यह खस अपभ्रंश भी आ जाता है, कहीं कहीं पर यह खस अपभ्रंश भी लिखा रहता है। तो शौरसैनी और खस दोनों ही हैं आपके, शौरसैनी और खस दोनों ही अपभ्रंश हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास कौन? ध्यान रखना पेपर में, ये सीरीज याद रखना पेपर में पूरी की पूरी। जो सीरीज को ढंग से करके जाएगा ना भाई साहब, हिंदी में मार नहीं खाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास, तो आपको बोलना पड़ेगा पश्चिमी हिंदी का विकास भी शौरसैनी अपभ्रंश से होता है। शौरसैनी, देखो पश्चिमी हिंदी का विकास, राजस्थानी हिंदी का विकास और पहाड़ी हिंदी का विकास, इन तीनों का शौरसैनी अपभ्रंश से होता है। जैसे अब बताओ फटाफट आंसर, राजस्थानी हिंदी का विकास किससे होता है? तो राजस्थानी हिंदी का विकास भी शौरसैनी अपभ्रंश से होता है। किससे होता है? शौरसैनी अपभ्रंश से। शौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास होता है राजस्थानी हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियों की संख्या कितनी है? टोटल तो 18 है, तो यहां पर कितनी बोलियां हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 बोलियां हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अभी मैं पूछूंगा कि आगे कौन कौन सी हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आप लगा रहे हो ना, 5, छठी भी है, छठी भी मानी जाती है। छठी कौन सी मानी जाती है? दक्षिणी हिंदी को भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखो पेपर में। अगर देखो ऑप्शन में ऐसा रहे
कि वहां पर 5 दिया हो तो 5 लगा देना, 6 दिया हो तो 6 लगा देना आप वहां पर, जैसी भी स्थिति हो। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी में एक तो आपकी आती है खड़ी बोली। कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली आती है, उसके बाद आपकी हरियाणवी आती है, उसके बाद आपकी आती है ब्रजभाषा। कौन सी? ब्रजभाषा आ जाती है। ब्रजभाषा के बाद आपकी कन्नौजी आ जाती है, और कन्नौजी के बाद कन्नौजी आ जाती है, और कन्नौजी के बाद आपकी बुंदेली आ जाती है। बुंदेली या बुंदेलखंडी। और एक आती है आपकी दक्षिणी, जो हैदराबाद आदि के क्षेत्र में बोली जाती है, हैदराबाद आदि के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के 6 बोलियां ये आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हरियाणवी बोली है कौन सी बहुला? हरियाणवी बोली है कौन सी बहुला, ये बताने का प्रयास करें। हरियाणवी बोली में किस चीज की प्रधानता रहती है, क्या चीज वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये बात बताने का प्रयास करें आप। हरियाणवी बोली में क्या बोला जाता है? बिल्कुल देखो, आपकी कौरवी हो, कौरवी यानी कि खड़ी बोली हो, और चाहे आपकी हरियाणवी हो, ये क्या है? ये आपकी आकार बहुला है। कैसी है? आकार बहुला। यहां पर आ ज्यादा बोला जाता, क्या कर रहा भाई, कहां जा रहा, इस तरह से होती हैं। अगला हमारा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा कन्नौजी और आपकी बुंदेलखंडी, ये कैसी हैं? ये ओकार बहुला है ना, इनमें ओ बोला जाता है। भैया का कर रहा हो, ओ का कर रहा हो, तो का कर रहा हो भैया, ओ इसमें ज्यादा बोला जाता है। आगे, पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है, ये बताने का प्रयास करें। तो पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या आपको बता देनी है। कौन सी? कितनी है? 3 है। पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या है 3। ठीक है, पूर्वी हिंदी में बोलियां कितनी है, कौन कौन सी हैं? ठीक है, पूर्वी हिंदी में बोलियां कौन कौन सी हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा, पूर्वी हिंदी में है अवधी है, उसके बाद बघेली है, अवधी है, बघेली है, और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। कौन सी? ये आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। उसके बाद अवधी और बघेली कैसी हैं, क्या बहुला हैं? ठीक है, अवधी और बघेली ये क्या बहुला हैं? जैसे वहां पर आकार बहुला और ओकार बहुला थी, तो इनके बारे में आपको बोलना पड़ेगा, ये दोनों हैं उदासीन आकार बहुला। कैसी हैं? उदासीन आकार, यानी कि इसमें आ जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, एकदम से जाकर उदासीन हो जाता है। तो उदासीन आकार बहुला अवधी और बघेली हैं। अगला, राजस्थानी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? राजस्थानी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? तो आपको बोलना पड़ेगा, राजस्थानी हिंदी में बोलियों की संख्या है 4। राजस्थानी हिंदी में बोलियों की संख्या है 4। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी का नाम क्या है? पश्चिमी हिंदी का नाम क्या है? तो आपको बोलना पड़ेगा, पश्चिमी हिंदी का नाम है, मारवाड़ का क्षेत्र है तो मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी को पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोला जाता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्वी राजस्थानी का नाम क्या है? हाँ, आप उत्तर दो, मैं थोड़ा जल ले लेता हूं। हाँ, पूर्वी राजस्थानी का नाम क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी का नाम है जयपुरी। जयपुरी है, या इसी को ढूंढानी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ढूंढानी। ढूंढानी कह देते हैं, ये इसी के नाम है। जयपुरी है या ढूंढानी है, जयपुरी या ढूंढानी। मारवाड़ी है कैसी? ठीक है, मारवाड़ी में क्या चीज की बहुलता है? मारवाड़ी में किस चीज को ज्यादा बोला जाता है? तो आपको बोलना है कि ये ट वर्ग बहुला है, ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग बहुला है। कैसी है? ट वर्ग बहुला है, मारवाड़ी ट वर्ग बहुला है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी राजस्थानी का नाम क्या है? उत्तरी राजस्थानी का नाम क्या है? तो उत्तरी राजस्थानी का नाम आप बोलेंगे, उत्तर राजस्थान किससे लगता है? तो ये हरियाणा से लगता है, दिल्ली से लगता है। तो हरियाणा में एक क्षेत्र है मेवात, तो मेवाती। उत्तरी राजस्थानी का नाम क्या है? मेवाती है, मेवाती, मेवाती। और नेक्स्ट है हमारा, दक्षिणी राजस्थानी का नाम क्या है? तो दक्षिणी राजस्थान मालव का क्षेत्र है, तो ये क्या चीज है आपका? ये मालवी कही जाती है। कैसी कही जाती है? मालवी कही जाती है। दक्षिणी राजस्थानी का नाम मालवी कही जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाड़ौती
हाड़ौती किस बोली की उपबोली है? ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाड़ौती किस बोली के अंतर्गत उपबोली है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाड़ौती जयपुरी की ही उपबोली है। किसकी? जयपुरी की ही ये उपबोली है, या ढूंढानी की ही ये उपबोली मानी जाती है। किसकी? जयपुरी या ढूंढानी की ही उपबोली मानी जाती है। बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा बिहारी हिंदी में बोलियों की संख्या है 3। बिहारी हिंदी में बोलियों की संख्या है 3। अब अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी में बोलियां कौन कौन सी हैं? जब 3 हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसमें आ जाती है आपकी मैथिली, है ना, मैथिली आ जाती है, इसी में आपकी आ जाती है मगही, और इसी में आपकी आ जाती है भोजपुरी। कौन सी आ जाती है? इसी में आपकी आ जाती है भोजपुरी। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी ये 3 आपकी आ जाती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी है, भोजपुरी में कौन से वर्ण की बहुलता है? क्या चीज ज्यादा बोली जाती है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि भोजपुरी में ई बहुत बोला जाता है, तो ई कार बहुला है। कैसी है? ई कार बहुला है। भोजपुरी कैसी है? ई कार बहुला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ई कार बहुला, है ना, का करो तानी, ई कार, ठीक है, ई कार, इकार, ईकार, ईकार बहुला, इकार बहुला, इस तरह से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? पहाड़ी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी में बोलियों की संख्या आपको बतानी है कि पहाड़ी हिंदी में बोलियों की संख्या है 2। कौन कौन सी? तो आपको बताना है पहाड़ी हिंदी में बोलियां। तो पहले नंबर पर इसमें आती है गढ़वाली। कौन सी आती है? गढ़वाली। गढ़वाल का क्षेत्र है, 2 ही क्षेत्र हैं आपका पहाड़ में, और दूसरा है कुमाऊनी, कुमाऊं का क्षेत्र है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 2 आपकी आ जाती हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है। आगे, खड़ी बोली के नामकरण कर्ता कौन है? यानी कि खड़ी बोली जो है ये नाम किसने दिया? खड़ी बोली ये नाम किसने दिया? देखो किस किस को पता है खड़ी बोली यह नाम किसने दिया है? तो आपको बोलना पड़ेगा खड़ी बोली नाम देने वाले हैं धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली नाम दिया। धीरेन्द्र वर्मा, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है भाई। धीरेन्द्र शास्त्री कौन लगा रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है भाई, धीरेन्द्र वर्मा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आ जाता है, बिहारी किसने कहा है? ये बिहारी जो है ये नाम किसने दिया है? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी का नाम आप पूछें पेपर में अगर, तो आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने नाम दिया है? जो जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, ग्रियर्सन ने यह काम किया है, बिहारी का नामकरण किया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? कौरवी, यह भी कई बार पूछ लेता है। तो कौरवी नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ये सांस्कृत्यायन नहीं है, ये राहुल सांकृत्यायन है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी नाम, ये जो नाम है भोजपुरी, ये भोजपुरी नाम ये किसने दिया है ना? भोजपुरी को भोजपुरी नाम देने वाले कौन है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि रेमंड है। कौन है? रेमंड नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भोजपुरी को भोजपुरी नाम दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? ये क्वेश्चन भी काफी जरूरी है, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं पूछ लूं। देखो आप इसका उत्तर देते हो कि नहीं देते हो। प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? तो आपको बोलना पड़ेगा प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का निर्माण हुआ। 1955 में, 55 ये याद रखना है, 55 बचपन, हाँ, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का निर्माण हुआ। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो आपको बोलना पड़ेगा बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। कौन हुए? बीजी खेर आपके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बीजी खेर, याद रखना है इसको। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी, यहां पर ध्यान रखना है, ये विश्व वाला है, विश्व वाला मनाया जाता है 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि हम भारत में कब मनाते हैं? तो भारत में हम इसको मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है? क्योंकि हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। तो राजभाषा का दर्जा कौन सा देता है? तो आपको सीधे याद रखना है पेपर में, या तो मिलेगा आपका अनुच्छेद 343। कौन सा मिलेगा? 343। तो 343 आ जाए, ओके है। या और अगर इसको खोल करके लिखना चाहे वो, तो 343 का एक, ये दोनों ही सही हैं। 343 और 343 एक, उसका पार्ट 1 है ना, उसका सब क्लॉज 1, तो वो भी आपका यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का अर्थ भी पूछ लेता है कि भाई यदि हिंदी राजभाषा है तो राजभाषा का अर्थ क्या होता है? तो राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकाज की भाषा। राजभाषा को क्या कहते हैं? राजकाज की भाषा कह दिया जाता है, राजकाज की भाषा कह दिया जाता है, ठीक है। चलो, अब हमारे यहां पर जो प्रश्न है भाषा एवं बोली के, अगर आप इतना भी करके चले जाओगे ना, जितने मैंने 54 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो आपको पेपर में किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, इस बात का विश्वास आप रखिए। यहां पर आगे हमारे आ गए हैं विलोम शब्द, और विलोम शब्द एक से एक वाले हैं, तो विलोम शब्द में खटाखट आंसर आने चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए। यहां पर हमारा क्या आता है? ये पहला क्वेश्चन है अथ का विलोम, ठीक है, अथ का विलोम, तुरंत आंसर आने चाहिए। इसमें 15 मिनट में हमको पूरे करने हैं और बहुत सारे हैं। अथ का विलोम क्या है? तो अथ का विलोम आ जाता है इति। क्या आ जाता है? अथ का आ जाता है इति। क्विक आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत का विलोम क्या हो जाता है? अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ। और अतीत का विलोम क्या आ जाएगा? अतीत का विलोम आ जाएगा भावी। भावी मतलब जो होने वाला है, भावी मतलब जो होने वाला है, अतीत का क्या हो जाएगा? भावी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ का, अज्ञ का बताओ, अज्ञ का क्या हो जाएगा? क्विक आंसर आना चाहिए। तो अज्ञ का, आपको अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता, और इसका उल्टा हो जाएगा विज्ञ, यानी कि जो बहुत अच्छी तरह से चीजों को जानता है। अज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधः का क्या हो जाएगा? शब्द है अधः, तो अधः का मतलब होता है नीचे, नीचे का क्या होता है? ऊपर, तो अधः का क्या हो जाएगा? अधः का हो जाएगा ऊर्ध्व। अधः का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व हो जाएगा, ऊर्ध्व, अधः का ऊर्ध्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अघ, शब्द है अघ, ठीक है, अघ, अघ का मतलब होता है पाप, है ना, अघ का मतलब होता है पाप, तो इसका उल्टा क्या होगा? निष्पाप होगा। अगर पाप होगा तो निष्पाप, परंतु यहां पर अघ का क्या हो जाएगा? अनघ हो जाएगा, अनघ। अघ का क्या हो जाएगा? अनघ हो जाएगा। हाँ, कितना इतना पीछे क्यों चल रहे हो भाई? फटाफट। हाँ, अगर पाप रहेगा तो निष्पाप, और अघ रहेगा तो अनघ शब्द हो जाएगा। अगला, आमिष का मतलब क्या होता है? आमिष का विलोम क्या होगा? तो आमिष का मतलब मांस, और इसका उल्टा हो जाएगा निरामिष। देखो, इसलिए लाइव क्लास होती है ना, जो जरूरी होती है लाइव क्लास, इसीलिए। आपको आवाज आ गई? बताओ, अभी ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अभी बताओ, अभी बताओ, आवाज आ गई? थम्स अप करो फटाफट। ऑल ओके? ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके?
चलो ठीक है, तो यहां पर अग्रज, अग्रज मतलब पहले पैदा होने वाला, और अनुज मतलब बाद में पैदा होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवनी, अवनी का क्या हो जाएगा? अवनी का, अवनी का फटाफट क्विक आंसर करो, फटाफट करने हैं ये, क्विक आंसर करो। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनी का आपको विलोम लगाना है, अवनी का हो जाता है अंबर, ठीक है। अवनी का हमेशा क्या लगाना है? अंबर लगाना है, अवनी का अंबर आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधम का क्या हो जाएगा विलोम? अधम का, तो अधम का आपको लगा देना है, अधम मतलब नीचा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा। अधम का क्या हो जाता है? अधम का उत्तम हो जाता है, अधम का उत्तम हो जाता है, अधम का उत्तम हो जाता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञ मतलब जानने वाला, थोड़े जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है, जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जबकि इसका उल्टा बहुज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। कहीं कहीं जगह सर्वज्ञ भी देखने को मिलता है, बट आपको बहुज्ञ पर ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर का उल्टा क्या हो जाएगा? अमर का, आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अमर का उल्टा क्या हो जाएगा? अमर का, अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर का, बिल्कुल, अमर का क्या हो जाएगा? मृत्य हो जाएगा, मृत्य, इस तरह से बहुत ध्यान रखना है इसका, अमर का मृत्यु हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अपव्यय शब्द है, अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्च, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपव्यय का, अपव्यय का उल्टा हो जाएगा मितव्यय। क्या हो जाएगा? मितव्यय, यानी कि जितना जरूरी हो उतना खर्च करना, फालतू चीजों में खर्चा ना करना, अपव्यय का मितव्यय यहां पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, बिल्कुल, जिसको हम देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष के दो आ जाते हैं, अगर पेपर में अप्रत्यक्ष आ जाए ये भी सही है, और यहां पर परोक्ष आ जाए तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है, दोनों अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों सही हैं। अधिमूल्यन का मतलब, अधिमूल्यन का विलोम क्या होता है? अधिमूल्यन का मतलब है मूल्य को बढ़ाना, विशेष रूप से बढ़ाना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा अवमूल्यन। क्या आ जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अवमूल्यन हो जाएगा, अधिमूल्यन का अवमूल्यन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम क्या होगा? संधि का, तो हाँ, संधि का विलोम क्या हो जाएगा? संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। संधि का मतलब तो है ना जोड़ना, और विग्रह का मतलब होता है आपका तोड़ना, संधि का विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग का क्या हो जाएगा? अनुराग का विलोम, बताओ फटाफट, अनुराग का क्या हो जाएगा? तो अनुराग का आपको तुरंत बताना है, अनुराग का मतलब प्रेम, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विराग या वैराग, विराग या वैराग दोनों ही सही हैं, विराग या वैराग दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्वाचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का, हाँ, अर्वाचीन का, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नए का हो जाता है पुराना, तो अर्वाचीन का हो जाएगा आपका प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन आपका हो जाएगा प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा का विलोम, तो अपेक्षा मतलब किसी से उम्मीद होना, और इसी का उल्टा होता है उपेक्षा, और इनके हमने समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में भी देखा था इनका। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्पित का, अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा? अर्पित, अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा? अर्पित का विलोम, तो अर्पित, अर्पित का मतलब है किसी को देना, है ना, अर्पित का मतलब है चढ़ाना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लेना, गृहीत, है ना, गृहीत शब्द है, गृहीत, गृहीत हो जाएगा, अर्पित का उल्टा गृहीत हो जाएगा, गृहीत, गृहीत हो जाएगा, ठीक है, अर्पित का उल्टा गृहीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर देखो, आगामी का क्या होगा? आगामी, आगामी का विलोम क्या होगा? हाँ, आगामी, आगामी मतलब आने वाला, और इसका इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विगत, विगत मतलब बीता हुआ, ठीक है, विगत मतलब गया हुआ, आगामी का विगत हो जाता है, आगामी का विगत हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या लिख रहे हो? किसका लिख रहे हो? आगामी का अनुगामी, आगामी का विगत होता है भाई, विगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला, और गीले का उल्टा क्या होता है? सूखा, तो आर्द्र का उल्टा क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क, शुष्क हो जाएगा, आर्द्र का
शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां पर देखना है आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म से संबंधित यानी कि आत्मा से संबंधित, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का उल्टा क्या हो जाता है? भौतिक हो जाता है, भौतिक। या इसको आप सांसारिक भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो? सांसारिक भी आपके द्वारा कहा जा सकता है। तो आध्यात्मिक सांसारिक या आध्यात्मिक भौतिक, पर भौतिक को प्रायोरिटी आपको ज्यादा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात का विलोम क्या हो जाएगा? आयात, आयात का विलोम, आयात का विलोम क्या हो जाएगा? तो आयात मतलब इंपोर्ट आपका, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है, तो निर्यात हो जाएगा। आयात का निर्यात आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहूत का मतलब, आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? आहूत, आहूत मतलब बुलाना, और इसका विलोम क्या होगा? अनाहूत। अनाहूत, अनाहूत का मतलब है किसी को नहीं बुलाना। आहूत का अनाहूत हो जाएगा, अनाहूत, अनाहूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधार का विलोम क्या हो जाएगा? आधार का विलोम, आधार का विलोम क्या हो जाएगा? तो आधार का विलोम आपको बोलना है निराधार। ये निराधार या अनाधार, निराधार या अनाधार दोनों ही ठीक हैं, परंतु निराधार जो है इसको वैरायटी ज्यादा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब है किसी चीज की शुरुआत करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री। इसका विलोम होगा इतिश्री, यानी कि किसी चीज की समाप्ति। इतिश्री, श्री गणेश, गणेश का मतलब शुरू होना, और इतिश्री का मतलब कि चीजों का पूरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इहलोक, इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक बताएं फटाफट, इहलोक का विलोम क्या होगा? तो आपको बोलना पड़ेगा इहलोक मतलब यह लोक, ये वाला लोक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा परलोक। परलोक मतलब कि कोई दूसरा लोक। इहलोक का परलोक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, उखाड़ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोना। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा आपका रोपण। ठीक है, वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है, वृक्ष उन्मूलन होता है। तो डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट्रेशन, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। ठीक है, आगे हमारा उन्मीलन का विलोम क्या होगा? उन्मीलन, उन्मीलन का मतलब होता है खोलना, है ना, विशेषकर नेत्रों के संदर्भ में। तो उन्मीलन का उल्टा हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरीय, उत्तरीय का विलोम क्या होगा? बताओ, देखूं मैं किस किस को पता है उत्तरीय का विलोम। हाँ, सब ठीक है भाई, एक एक चीज कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द के एक से ज्यादा विलोम या विपरीत निकल आते हैं। उत्तरीय, उत्तरीय उत्तरीय किसको कहते हैं? उत्तरीय कहते हैं जिसको ऊपर ओढ़ा जाता है। ये जो नाभि से ऊपर का स्थान है, यहां पर जो कपड़ा ओढ़ा जाता है उसको उत्तरीय कहते हैं, और नीचे जो पहना जाता है उसको अधो कहते हैं। उत्तरीय का अधो वस्त्र होगा। क्या होगा? उत्तरीय अधो वस्त्र। उत्तरीय मतलब ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा, और अधो, अधो वस्त्र का मतलब है नीचे पहने जाने वाला कपड़ा। उत्तरीय का क्या होगा? अधो वस्त्र होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, अधो, है ना। अगले, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा? क्विक आंसर करने हैं। उत्थान का विलोम, तो उत्थान का हमारा क्या हो जाएगा? उत्थान का पतन हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्थान का पतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत का विलोम क्या होगा? उन्नत मतलब बहुत बढ़िया, उठा हुआ। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अवनत। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा, अवनत। उत्थान का, उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत, यानी कि गिरा हुआ, अवनत। उन्नत का अवनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका का विलोम क्या होगा? मैंने कल बताया था, उपत्यका क्या है? पर्वत के नीचे की समतल भूमि, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका, अधित्यका, अधित्यका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्धत। उद्धत किसको कहते हैं? उद्धत कहा जाता है उद्दंड, जो बड़ा शरारती होता है, बड़ा अकड़ू होता है। तो उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? उद्धत का विलोम हो जाएगा आपका विनीत।
यानी कि बहुत ही विनम्र, है ना, बहुत ही सरल, विनीत हो जाएगा। तो उद्धत मतलब उद्दंड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, विनीत। विनीत शब्द इसमें आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उद्यम का, उद्यम का विलोम क्या हो जाएगा। उद्यम करना मतलब बहुत मेहनत करना, परिश्रम करना, और इसके उल्टे क्या है, पड़े रहना। तो पड़े रहने को क्या कहते हैं, पड़े रहने को आलस्य कहा जाता है। उद्यम का विपरीत क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। उद्यम का आलस्य हो जाएगा, आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उज्ज्वल का, हाँ, उज्ज्वल का विलोम। बहुत बढ़िया दोस्तों, कमाल कर रखा है आप लोगों ने, कमाल कर रखा है आप लोगों ने। उज्ज्वल का, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल मतलब बहुत चमकता हुआ, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल चमक नहीं रहा है, जो धूमिल पड़ गया है। उज्ज्वल का उल्टा क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। नेक्स्ट, रित का, रित का विलोम क्या होगा। रित का मतलब होता है सत्य, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनृत, असत्य, अनृत। तो अनृत को कैसे लिख दिया जाएगा, अनृत। इसमें अन उपसर्ग है, कौन सा है, अन, अन। तो अन यहां पर ये इसको आपका क्या मिल गया, अनऋत, अनऋत। तो ये मिल गया, तो यहां पर ये आ गया, रित का अनृत हो जाएगा, अनृत। अगला हमारा, एकत्र का विलोम क्या होगा। एकत्र मतलब इकट्ठा होना, एकत्र का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो इकट्ठा होना, और इसका होगा फैल जाना, तो इसका उल्टा होगा विकीर्ण। क्या हो जाएगा बच्चों, विकीर्ण हो जाएगा। इसका उल्टा एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, विकीर्ण। विकीर्ण मतलब फैल जाना, इकट्ठा, एकत्र होना मतलब इकट्ठा हो जाना, एकत्र का विकीर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, औरस का विलोम क्या होगा, औरस। औरस का मतलब क्या होता है, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है, और दूसरे की पत्नी से यदि कोई पैदा हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जारज कहा जाता है। जार कर्म क्या होता है, जार कर्म होता है, कहते हैं ना ये तो जार है भाई, तो जार का मतलब होता है जो किसी और की स्त्री के साथ में संबंध रखता है, उसको जार कहा जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम का विलोम हो जाएगा आपका प्राकृतिक। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और प्राकृतिक को ही नैसर्गिक भी कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है, नैसर्गिक भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक या नैसर्गिक दोनों ही यहां पर उपयुक्त माना जाएंगे, सही माना जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्षण का विलोम क्या होता है, कर्षण। कर्षण का मतलब यहां पर आकर्षण से है, आकर्षण का मतलब खिंचाव, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्षण। विकर्षण का मतलब है रिपेल करना, दूर फेंकना। आपने देखा होगा चुंबक के अगर सेम पोल सामने आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, विकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृपण का विलोम क्या हो जाएगा। कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस को, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसके बहुत सारे मिलते हैं। इसका उदार भी मिलता है, तो उदार ज्यादा सही है। इसका दाता भी मिलता है, दोनों ही सही हैं, परंतु प्रायोरिटी किसको देनी है, कृपण का उदार को देनी है। कृपण की प्रायोरिटी किसको देनी है, उदार को। उदार मतलब जो बहुत आसानी से चीजों को देना जानता है, उदार। कृपण का क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। उसके बाद क्रूर शब्द आया है, क्रूर, हाँ, क्रूर का, क्रूर का, हाँ, दाता भी कह सकते हैं, दयालु भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें। क्रूर का क्या हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर। अक्रूर नहीं लगाएंगे भाई, दयालु लगाएंगे। क्रूर का अक्रूर नहीं, ये नहीं कुछ समझ में आए तो। क्रूर मतलब जो बिल्कुल भी दया जिसके मन में ना हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, खगोल का विलोम क्या हो जाएगा, खगोल का। खगोल का विलोम क्या हो जाएगा, तो खगोल का विलोम हो जाएगा भूगोल। भूगोल मतलब धरती से संबंधित, और खगोल मतलब अंतरिक्ष से संबंधित। अगला हमारा, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा। ध्यान रखना पेपर में इन सब चीजों को। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव मतलब चीजों का बढ़ना, और इसका उल्टा होगा घटना। तो गौरव का उल्टा लाघव हो जाता है, लाघव। गौरव का उल्टा क्या हो जाता है, लाघव हो जाता है, लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरिमा का विलोम क्या होगा। हाँ, गरिमा, गरिमा मतलब चीजों का बढ़ना, गरिमा मतलब चीजों का बढ़ना, और इसका उल्टा क्या होगा, घटना। तो गरिमा का उल्टा हो जाएगा लघिमा। गरिमा का उल्टा क्या हो जाएगा, लघिमा आपका हो जाएगा, लघिमा, लघिमा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गरल का विलोम क्या होगा। गरल किसको कहते हैं, गरल कहा जाता है आपके जहर को, विष को,
और जहर का उल्टा क्या होता है? अमृत होता है। तो गरल का यहां पर अमृत नहीं लिखा जाएगा, गरल और सुधा का, गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो गरल का सुधा के साथ में संबंध है, गरल सुधा, सुधा अमृत को ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? देखो चिरंतन कहा जाता है अनश्वर को, शाश्वत को, सदा रहने वाला, जो सनातन है उसको कहा जाता है। तो यहां पर चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, नश्वर, नश्वर यहां पर हो जाएगा। हाँ, क्या लिख रहे हो? निश्चिरंतन। कौन लिख रहा है निश्चिरंतन? ऐ शर्म कर लो भाई थोड़ी सी। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का यहां तना मत लिख देना, जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम यहां पर चेतन हो जाएगा, जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम, जंगम का विलोम यहां पर स्थावर हो जाएगा, स्थावर, जंगम का विलोम स्थावर। जंगम का मतलब क्या होता है? चल, चल को जंगम कहा जाता है और अचल को स्थावर कहा जाता है, अचल को स्थावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्जर का विलोम क्या होगा? जर्जर, बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत शानदार दोस्तों, एक सेकंड, आपके कमेंट क्यों रुक जाते हैं? हाँ, कमेंट रुक जाते हैं, हमारे पास यहां पर तकनीकी सहायक नहीं है। जर्जर, जर्जर मतलब जो अपनी जगह पर नहीं रहा है, हिल गया है, इसका उल्टा हो जाता है दृढ़। क्या हो जाता है? दृढ़। जर्जर का उल्टा क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, दृढ़। नेक्स्ट हमारा मृषण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अच्छे अच्छे घूम जाते हैं इसमें। मृषण, मृषण का बताना, देखूं कौन कौन बता सकता है मृषण का? मृषण का कौन कौन बता सकता है? देखूं तुम में मृषण का, मृषण का, मृषण आया नहीं? मृषण का एक ने भी उत्तर नहीं दिया है मृषण का अब तक। हाँ, एक ने दिया है उत्तर, हाँ देने लगे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। मृषण का मतलब होता है चिकना, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? रुक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? रुक्ष। ये होता है चिकना, इसका मतलब होता है चिकना, अर्थ है इसका ये, और इसका अर्थ होता है खुरदरा, खुरदुरा या खुरदरा। तो मृषण का क्या हो जाता है? मृषण का रुक्ष हो जाता है। अगला, मूक का विलोम क्या हो जाता है? मूक का, मूक का विलोम क्या हो जाता है? मूक का विलोम हो जाता है मूक होई वाचाल, वाचाल, मूक मतलब गूंगा, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। अगला, यथार्थ का, यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का अभी देखूंगा मैं, वो आप बोल रहे हो ना पहाड़ी हिंदी वाला, अभी देखूंगा, क्लास में चलते हुए बताना, तब मैं उसका समाधान कर दूंगा। यहां पर देखो, यथार्थ मतलब जैसा है वैसा दिखाना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा, यानी कि कल्पनाओं में बनाया गया। यथार्थ का उल्टा कैसा हो जाता है? आदर्श भी हो सकता है, बिल्कुल आदर्श भी, यथार्थ का उल्टा आदर्श भी हो सकता है। आदर्श भी लिख रहे हैं बच्चे, तो आदर्श और कल्पित दोनों ही माने जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यथेष्ट शब्द है, यथेष्ट, यथेष्ट का आपको बताना है। यथेष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? यथेष्ट, यथेष्ट मतलब जैसा हमको चाहिए। यथेष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा स्वल्प हो जाएगा, थोड़ा, स्वल्प, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वल्प हो जाएगा। यथेष्ट का मतलब जितना चाहिए, स्वल्प का मतलब थोड़ा मिलना, यथेष्ट का उल्टा स्वल्प आपका हो जाता है। उसके बाद लब्ध का विलोम क्या होगा? लब्ध का बताएं, लब्ध का, लब्ध का विलोम क्या होगा बताएं? बहुत बढ़िया, हाँ, ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, पर पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। लब्ध, लब्ध मतलब क्या होता है? लब्ध मतलब हो जाता है प्राप्त, आलब्ध नहीं होगा। लब्ध, लब्ध का मतलब क्या होता है? लब्ध का मतलब होता है जो प्राप्त होता है, और लब्ध का मतलब प्राप्त करना, और इसका उल्टा होगा प्रदत्त, देना। इसका लब्ध का मतलब है लेना, ठीक है, और प्रदत्त का मतलब क्या हो जाता है? प्रदत्त का मतलब हो जाता है देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये है व्यष्टि, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि। व्यष्टि का उल्टा क्या हो जाता है? समष्टि, 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 समष्टि हो जाता है, व्यष्टि का समष्टि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल का विलोम क्या होगा? शुक्ल का, शुक्ल का विलोम क्या होगा बताएं?
बहुत बढ़िया। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। आपने देखा हो ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है गोरा और कृष्ण का मतलब होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, सन्यासी का विलोम क्या होगा? और सन्यासी की वर्तनी ध्यान से देखना, सन्यासी में ऊपर अनुस्वार भी रहता है, फिर यहां भी न रहता है। सन्यासी, सन्यासी मतलब महात्मा, वैरागी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थ, गृहस्थ हो जाएगा। तुम्हारे सबके गृहस्थ बनाने का ही काम चल रहा है। सन्यासी का उल्टा गृहस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकीया का विलोम क्या होगा? स्वकीया का विलोम क्या होगा? स्वकीया मतलब जो अपने पति से प्रेम करती है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? परकीया। परकीया मतलब, पर मतलब दूसरा, जो दूसरे के पति से प्रेम करती है उसको परकीया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षणिक का विलोम क्या होगा? क्षणिक, क्षणिक क्या कहते हैं ना, क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा बताएं? क्षणिक का, हाँ, क्षणिक का शाश्वत। बहुत बढ़िया दोस्तों। क्षणिक का क्या हो जाएगा? क्षणिक मतलब जो हमें अभी थोड़ी देर का है, और शाश्वत जो मतलब हमेशा रहने वाला है। क्षणिक का शाश्वत। और अंतिम आप बता दो, सृष्टि। सृष्टि मतलब निर्माण, है ना, सृष्टि मतलब निर्माण, और सृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा? सृष्टि का उल्टा प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको विलोम शब्द मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट में सारे करवा दिए। अब चलते हैं फटाफट आगे, क्योंकि मेरे सामने थोड़ी सी बाउंडेशन है यहाँ पर, और क्योंकि ये फटाफट ही बताने वाली चीजें हैं तो इसमें समय नहीं लगाना है। मुहावरों पर चलते हैं। अंडे सेना, अंडे सेने का मतलब बताओ? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं मांग रहा हूं कि आप पूरी लाइनें लिखो, आप थोड़ा सा आइडिया दे दो। अंडे सेने का मतलब है घर में खाली बैठना। क्या मतलब होता है? घर में खाली बैठना। घर में खाली बैठना, जो घर में खाली बैठा रहता है वो क्या, उसे क्या कह सकते हैं भाई? ये तो अंडे से रहा है। घर में खाली बैठना, खाली बैठना। नेक्स्ट हमारा, अपना उल्लू सीधा करना। बिल्कुल मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में उत्तर दो। आपको अगर चीजें समझ में आती हैं आप उस हिसाब से उत्तर दो। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंख का तारा किसको कहते हैं ना? ये मेरी आंख का तारा है। तो आंख का तारा का मतलब क्या है? आंख का तारे का मतलब है बहुत प्यारा। जो बहुत प्यारा होता है उसको आंख का तारा कहा जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा, जो बहुत प्यारा होता है उसको आंख का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना। तो एक आंख से देखने का मतलब क्या? काना थोड़ी है। एक आंख से देखने का मतलब है सभी को समान समान भाव से देखना। सभी को समान भाव से देखना। किस भाव से देखना? एक समान भाव से देखना, समान भाव से देखना, यानी कि भेदभाव न करना, ये इसकी सेंस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है? कागज की नाव। हाँ रुको एक मिनट, इसमें पता नहीं क्या परेशानी बन जाती है भाई, इसमें एक कमेंट्स आपके रुक जाते हैं। कागज की नाव, तो कागज की नाव कैसी होती? कागज की नाव कोई पक्की चीज तो नहीं है। तो ना टिकने वाली वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो टिकती नहीं है, पहली बार पानी में छोड़ोगे और समाप्त हो जाएगी। कागज की नाव मतलब कि बेकार वस्तु, उसका कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलई खुलना। शब्द यहां पर क्या आ रहा है आपका? शब्द आ रहा यहां पर आपका आ रहा है कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब है रहस्य खुलना, रहस्य खुलना, भेद खुलना, रहस्य खुलना, भेद खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू शब्द आ रहा है, मुहावरा आ रहा है काठ का उल्लू। तो काठ का उल्लू का मतलब है महामूर्ख। महामूर्ख, जो महामूर्ख होता है, एक तो मूर्ख होता है, एक होता है महामूर्ख। महामूर्ख को काठ का उल्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं में भांग पड़ना। कि भाई कुएं में भांग पड़ गई है। अब कुएं का पानी, अब एक आदमी पागल हो जाए, भ्रष्ट हो जाए तो ठीक है, परंतु सारे ही भ्रष्ट हो जाए तो कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, सबकी है ना, सबका भ्रष्ट हो जाना, ये कुएं में भांग पड़ने का मतलब है कि सबका बेकार हो जाना। आगे हमारा अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना। कि भाई मैंने तो 7 घाट का पानी पिया है, मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। ये सीधा बस इतना लिखना काफी है। अनुभवी, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, अनुभवी होता है, उसको कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पिया है। एक आ जाता है आपका गोबर गणेश। क्या आ जाता है?
गोबर गणेश यहां पर आपका आ जाता है। तो गोबर गणेश पे आपको याद रखना है, गोबर गणेश में फिर से याद रखना है कि गोबर गणेश महामूर्ख को ही कहा जाता है। ये जो बहुत ज्यादा मूर्ख होता है उसी को गोबर गणेश कहा जाता है, बुद्धू, बुद्धू बुद्धिहीन। उसके बाद गुदड़ी का लाल, ठीक है, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल क्या होता है? साधारण परिवार में, है ना, साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति, साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति, है ना, साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति, साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति को गुदड़ी का लाल कहा जाता है कि गुदड़ी का लाल है ये। आगे कहां पर चलते हैं? छाती पर मूंग दलना या छाती पर कोदो डलना। तो छाती पर मूंग दलने का मतलब है परेशान करना। क्या करना? परेशान करना या कष्ट देना, या कष्ट देना, या कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना या कष्ट देना, परेशान करना या कष्ट देना। आगे आ जाता है जीती मक्खी निगलना। हाँ, ठीक है, ये चीज जीती मक्खी निगलना, इसका मतलब क्या होता है? देख कर भी अन्याय सहना, है ना, देख कर भी अन्याय सहना, या क्या करना? देख करके भी बुराई की उपेक्षा करना। बुराई की क्या करना? उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब कि अन्याय हो रहा है तो उसको देखना, कहीं पर बुराई हो रही है उसकी उपेक्षा करना, अन्याय सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है टार उलटना। टार उलटना, ये कुछ समझ में नहीं आया, याद नहीं आ रहा है, तुमको याद आ रहा है? टार उलटना, टार उलटना, टार उलटना शायद ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। हाँ हाँ, टार उलटना, देखो तुमको याद आ रहा है क्या? मुझे तो याद नहीं। पहिया उलटना, चलो इसको देखेंगे, इसको होल्ड पे डालो। हाँ, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर, हाँ ये टाट, हाँ वही तो सोच रहा हूं मैं, ये टाट है, टाट उलटना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये आ गया। एक मिनट रुको, टाट उलटना ये शब्द है यहां पर, टाट, एक सेकंड रुक जाओ, ये है टाट उलटना। ये क्या है? टाट, टाट उलटना। तो टाट उलटना, अब बताओ, अब याद आ रहा है किसी को टाट उलटना? मैं सोचा टाट, टार उलटना, एकदम से दिमाग से स्किप हो जाता है कई बार। टाट उलटना, तो टाट उलटने का मतलब है दिवालिया हो जाना, दिवालिया होना, बैंकरप्ट हो जाना। टाट उलटने का मतलब क्या हो जाता है आपका? यहां पर आ जाता है बैंकरप्ट हो जाना। उसके बाद टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर, ठीक है, दिवाला निकलना होता है टाट उलटना। टेढ़ी खीर का मतलब है यहां पर बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। टाट उलटने का मतलब यहां पर क्या है? बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती, ठकुर सुहाती का मतलब है कि हां में हां मिलाना। क्या करना? हां में हां मिलाना, हां में हां मिलाना। ठकुर सुहाती का मतलब है यहां पर हां में हां मिलाना, हां में हां मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढाक के तीन पात, वही ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, ठीक है, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है? ढाक के तीन पात का मतलब होता है सदा एक सी हालत रहना, सदा एक सी हालत, सदा एक सी हालत को ढाक के तीन पात कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा तीन तेहरा होना, तीन तेहरा होना, तीन तेहरा होना, मिल मिलाना तीन तेहरा होना, तीन तेहरा होना, तीन तेहरा होना। तो तीन तेरह होने का मतलब क्या होता है? तीन तेरह का, तीन का मतलब तेरह इधर, तीन तेरह का मतलब है तितर बितर होना, स्कैटर हो जाना, तितर बितर, तितर बितर होना, तितर बितर होना। तीन तेरह का मतलब तितर बितर होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का बैंगन। थाली का बैंगन किसको कहा जाता है बताएं? थाली का बैंगन किसको कहा जाता है? तो थाली का बैंगन क्या मतलब? अस्थिर विचारों वाला, जिसके विचार जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं, अस्थिर विचारों वाला, अस्थिर विचारों वाले व्यक्ति को थाली का बैंगन कहा जाता है, थाली का बैंगन। नेक्स्ट हमारा 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना। तो 99 के फेर में पड़ने का मतलब है पैसे, रुपया पैसा, पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना, पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना, पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना,
पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना। देखो 1 घंटा भी नहीं हुआ है और हम 140 क्वेश्चन टच करने वाले हैं। बाग बाग होना, बाग बाग होना, बताओ फटाफट। बाग बाग होना, बाग बाग होना। तो बाग बाग होने का मतलब यहां पर क्या है? बहुत खुश होना। बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। इस जो सीरीज है ना, ये आपकी चल रही है गुरु मंत्र सीरीज, इसका एक्चुअल में जो फॉर्मेट है वो यही है, फटाफट 1 लाइन के माध्यम से फटाफट चीजों को बताना, बहुत खुश होना। नेक्स्ट हमारा यहां पर आ जाता है रंगा सियार। क्या आ जाता है? रंगा सियार आ जाता है। तो रंगा सियार किसको कहते हैं? कपटी आदमी। किसको कहते हैं? कपटी आदमी, कपटी व्यक्ति जो कपट करता है, कपटी आदमी को रंगा सियार कहा जाता है। कपटी आदमी, कपटी आदमी को रंगा सियार कहते हैं। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होने का मतलब है दुविधा में पड़ना, दुविधा में, असमंजस में, दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा? नेक्स्ट आ जाता है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना यानी कि असंभव कार्य करना। कैसा करना? असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब कि असंभव कार्य करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 घंटे में 141 क्वेश्चन आज हम लोगों ने टच करे हैं, बट अभी थोड़े से क्वेश्चन और हैं तो 5 मिनट और मुझे चाहिए। यहां पर है आपकी लोकोक्तियां, लोकोक्तियां शुरू कर रहा हूं मैं, और कुछ चीजें, कुछ जरूरी लोकोक्ति ही मैं आपसे पूछूंगा यहां पर, क्योंकि ये तो बहुत सारी हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ऐसी गगरी जिसमें कम पानी है वो छलकती रहती है। यानी कि क्या है कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति कूदता रहता है। अधूरा ज्ञान वाला, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अपने को क्या करता है? श्रेष्ठ समझता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है। थोथा चना भाजे बाजे घना जल जैसी वाली ही यहां पर स्थिति है। अगला क्या है? अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा का मतलब है यहां पर कि मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी पूजता है। मूर्खों में, अगर कहीं पर बिल्कुल भी मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी पूजित होता है। कम ज्ञान वाला भी, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी पूजित होता है, पूजित होता है। मूर्खों में अगर किसी को कम नॉलेज भी है तो उसकी भी पूजा होती है। अंधों में एक आंख है तो उसकी पूजा होगी। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो अरहर की टट्टी, अरहर की दाल है और उसकी भी टट्टी कर दी भाई साहब, ठीक है। और उस पर फिर बहुत बढ़िया वाला ताला लगाया, यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनमेल प्रबंधन। भाई अरहर की टट्टी को तो खुले छोड़ देता, कौन छेड़ रहा था? तो ये बात है आपकी। अरहर की दाल खाई, उसकी पोटी कर दी, फिर उस पर गुजराती ताला लगा दिया कि सोना पड़ा है मेरा अंदर। तो अनमेल प्रबंधन कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? इसको अनमेल प्रबंधन कहा जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो यहां पर अंधेर नगरी चौपट्ट राजा का मतलब है अयोग्य व्यक्ति के राज्य में अन्याय ही होता है। अयोग्य व्यक्ति के शासन में अन्याय, ठीक है, ये समझ लो आप इसका मतलब। अयोग्य व्यक्ति के शासन में अन्याय आपका, ये मतलब है इसका। अगला उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे ही मैंने पोटी का नाम लिया या टट्टी का नाम लिया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। भाई साहब, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इस कृत्य को नहीं करता, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। और ये बहुत जरूरी कृत्य होता है। अगर ये 1-2 दिन ना आए तो ऐसा डॉक्टर के जान लगता है, चिंता और हो जाती है, डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा है, तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इसका मतलब तो जो यहाँ पर उल्टी करने हैं तो वो लैट्रिन में जाते हो तो उल्टी दस्त एक साथ होते होंगे उनको। तो उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब क्या होता है? विपरीत कार्य। क्या होता है? विपरीत कार्य। और जब जिंदगी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है ना, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो एक यही कार्य ऐसा है शौचालय वाला जिसमें सुकून मिलता है जाकर के। पूरी दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, शौचालय में जाके सुकून मिल जाता है। सारे प्रोग्राम्स वहीं पे बनते हैं, सारे प्लान वहीं पे बनते हैं, एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं, सपने भी देखे जाते हैं, ठीक है, बड़ा सुकून मिलता है। नेक्स्ट हमारा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा।
तुम सारे इसलिए हंस रहे हो क्योंकि मैंने रिलेटेबल बात बोली है, सच्ची बात है ये। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो दुष्ट दुष्ट के साथ मिलकर महादुष्ट हो जाता है। दुष्ट दुष्ट के साथ मिलकर, दुष्ट दुष्ट के साथ मिलकर महादुष्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? महादुष्ट हो जाता है, महादुष्ट हो जाता है, महादुष्ट हो जाता है। दुष्ट दुष्ट के साथ मिलकर के महादुष्ट हो जाता है, यह बात ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, बहुत बढ़िया। हाँ बस रुक जाओ अब, हाँ हाँ अब रुक जाओ। एक पंथ दो काज, तो एक पंथ दो काज से यहां पर मतलब क्या है? एक साधन से, है ना, एक साधन या एक मार्ग से दो काम करना, है ना, दो लाभ लेना, दो काम करना या दो लाभ लेना, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली पहले से थी, फिर आटा गीला हो गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? कंगाली में आटा गीला होने का मतलब यहां पर आपका आ जाएगा कि विपत्ति में और विपत्ति का आना। विपत्ति में और विपत्ति, विपत्ति में और विपत्ति, विपत्ति में और विपत्ति, आफत में और आफत। अगला हमारा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो क्या करें बारिश का जब खेती सूख गई, यानी कि समय निकलने पर पछताना पड़ता है। समय या अवसर निकलने पर पछताना, अवसर निकलने पर, जैसे अभी यूपी पुलिस का अवसर है, अगर मेहनत कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अवसर निकलने पर पछताना पड़ता है, पछताना पड़ता है, अवसर निकलने पर पछताना पड़ता है। और यहां पर देखो, खग जाने खग की ही भाषा, बस 2 मिनट का और काम है। खग जाने खग की ही भाषा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि साथ रहने वाला ही अच्छाई बुराई जानता है। साथ रहने वाला, साथ रहने वाला ही अच्छाई बुराई जानता है, अच्छाई बुराई जानता है। साथ रहने वाला ही अच्छाई बुराई जानता है, अच्छाई बुराई जानता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गुड़ तो खा रहा है, मीठा तो खा रहा है, पर क्या चीज है वो साथ में, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, रसगुल्लों से परहेज करता है, यानी कि क्या काम करता है? संबंधित, हाँ हाँ, एक काम करना, है ना, एक काम करना, एक काम करना, एक काम करना, पर उससे संबंधित, पर उससे संबंधित दूजा ना करना, पर उससे संबंधित दूजा काम न करना, दूजा काम न करना, दूजा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी तो जोगड़ा है और दूसरे गांव का सिद्ध है, यानी कि अपने घर में, है ना, अपने घर में, अपने घर में सम्मान नहीं मिलता, अपने घर में सम्मान नहीं मिलता, अपने घर में सम्मान नहीं मिलता, अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए पर पैसा ना जाए, यानी कि बहुत कंजूस, अत्यधिक कंजूस। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसको बहुत ज्यादा कंजूस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ठीक है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका मतलब है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना, अयोग्य व्यक्ति को क्या करना? मूल्यवान वस्तु मिलना, मूल्यवान वस्तु मिलना, मूल्यवान वस्तु मिलना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। संदीप सर देख रहे होंगे, संदीप सर बस चंद मिनट की बात है, ये हो जाएगा। मैंने बोला था आपको कि 1 घंटे में हो जाएगा, बट ये थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, मुझे बस 1-2 मिनट का समय और दे दीजिए बस। दाल भात में मूसल चंद, हाँ 2-1 रह गए हमारे। दाल भात में मूसल चंद, तो दाल भात में मूसल चंद का मतलब क्या है? जबरदस्ती घुसना। ये दाल भात है, उसमें मूसल चंद है, तो जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसने को दाल भात में मूसल चंद कहा जाता है। हाँ, संदीप सर को भी बोलना पड़ता है भाई। हाँ, उनको मैंने वादा किया था ना। हाँ हाँ, बस 1-2 और रह गए हैं। जबरदस्ती घुसना। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9 नगद न 13 उधार, कि भाई 9 रुपए नगद दे दे, 13 रुपए उधार नहीं। यानी कि जो लाभ हो रहा है, जो लाभ हो रहा है उसे अभी ले लो, उसे अभी ले लो।
ये कोई कह रहा है कि भाई 9 रुपए तो नगद दे दूंगा, 13 रुपए उधार, नगद 13 रुपए उधार छोड़ भाई, तू अभी दे, जो लाभ हो रहा है उसे अभी ले लो, बाद की वो मत करो। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। क्या चीज है? पराधीन सपनेऊ सुख नाही, यानी कि जो दूसरे के अधीन होता है, दूसरे के अधीन को, दूसरे के अधीन को दुख ही मिलता है। क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। दूसरों के अधीन को दुख ही मिलता है। तो देखो आज हमने कितनी देर में, हमने भाई साहब 1 घंटा 10 मिनट से भी कम समय में आज क्वेश्चन करें 158। कैसा लगा आज का सेशन आपको? कैसा रहा आज का सेशन? आज का सेशन सुपर फास्ट था पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। यकीन मानो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था। हाँ, बहुत बढ़िया। अब संदीप सर आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं आपको बता देता हूं कि कल भाषा, कल क्या हो जाएगा आपका, कल का आपका टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक है प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं और महत्वपूर्ण पंक्तियां। इनसे मैं क्वेश्चन रखूंगा आपका, तो पार्ट 1 और फिर परसों पार्ट 2। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? पत्र पत्रिका, पुरस्कार, विश्व हिंदी सम्मेलन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं फिर कल 12 बजे। अपना ध्यान रखिएगा और संदीप सर आपके लिए क्लास लेने आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।